हेलो एवरीवन। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस अपने नए चैप्टर का जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो मैं हूँ वैभव तिवारी। मैं ट्रिपल आईटी सिटी का बीटेक का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली अभी मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैंने अभी अभी ये साथ ही प्रोग्राम ज्वाइन किया है। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ह्यूजेंस प्रिंसिपल पढ़ लिया था और इंट्रोडक्शन भी खत्म कर लिया था। फिर हम लोग ये रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पे पहुंचे थे, तो हमने रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। और रिफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि लाइट अगर से नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी तो उसके क्या 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 प्रॉपर्टीज होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका था। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये जो पैरा है लास्ट में हम लोग ने इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। तो ये पैरा हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिविजिट करना जरूरी है। तो इन द अबव इक्वेशन, ये किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन पर आ जाते हैं। इस इक्वेशन की v1/λ1 इज इक्वल टू v2/λ2। तो यहाँ पे लिखा है द अबव इक्वेशन implies that when a wave gets reflected from a denser medium जिसमें पार्टिकल्स अवे होते हैं, the wavelength at the speed of propagation decreases but the frequency remains the same। तो हम लोग अपने पेंट वाले ऑप्शन पे चल लेते हैं। ये रही हमारी नॉर्मल वाली लाइन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और ये हमारी लाइन रिफ्रैक्शन के थ्रू इस मीडियम पे, ये है रेयर मीडियम। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे हम लोग को पता चलेगा गेट रिफ्लेक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम। तो नीचे वाला क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। ये होगा डेंसर मीडियम। तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेवलेंथ एट द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीजेस व्हेन इट एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम। मतलब इसकी जो स्पीड होगी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10.3.2 पर। तो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट द रेयर मीडियम। अभी हमने क्या किया था, रेयर मीडियम से जो लाइट थी अपने डेंसर मीडियम में जा रही थी। अब जो हमारी लाइट है वो जाएगी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो फिर से हम लोग अपना मीडियम बना लेते हैं। ये रहा मीडियम, ये जो हमारी लाइट वो आने वाली है और हमेशा की तरह ये हमारी नॉर्मल। तो इस बार क्या है, ये जो है ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये हमारा रेयर मीडियम। तो यहाँ पे लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पे पहले रीडिंग मान लेते हैं एक बार। 10.3.2 में क्या लिखा हुआ है, वी नाउ कंसीडर रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ रेयर मीडियम। जैसे कि मैंने कहा रेयर मीडियम में जाएगी लाइट, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो v1 जो है स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम है और v2 है इस मीडियम में लाइट की स्पीड। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया कि v2 इज ग्रेटर देन v1। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था उसी क्रोनोलॉजी में आपको समझाऊंगा। ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो एकदम पास पास में होंगे। सारे पार्टिकल यहाँ पे पास पास होंगे, तो यहाँ पे लाइट को जो ट्रेवल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, किसके कंपेरेटिवली, रेयर मीडियम के। तो रेयर मीडियम में जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट, वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है अवे है, तो लाइट को ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा हम लोग को याद रखना है। तो आगे पढ़ते हैं। प्रोसीडिंग इन एन एग्जैक्टली सिमिलर मैनर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये रहा अपने फिगर 10.5 में। The angle of refraction will now be greater than the angle of incidence। हाँ, तो ये बात नोट करने वाली है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये नॉर्मल के साथ ही लाइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था आई। मतलब जिस एंगल पे आई मतलब लाइट आ रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब लाइट इधर मुड़ जाएगी, इस एंगल को बोलेंगे आर, ये वाले एंगल को। तो अभी हमने पढ़ा कि v2 इज ग्रेटर देन v1 एंड ऑल्सो द रिफ्रेक्टेड द एंगल r इज ग्रेटर देन एंगल i। तो ये हमारे दो कंक्लूजन निकले। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर दिया है, और जो एंगल है रिफ्रैक्शन का वो भी इंक्रीज करता है। और हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ये रहा, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। तो यहाँ पे i कम हो जाएगा तो sin i कम हो जाएगा, sin r जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो रेशियो लेंगे sin i बाय sin r, r ज्यादा है और i कम है, तो यहाँ पे जो ये जो
रिलेशन आएगा ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि अपना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है. When we define an angle IC by the following equation, sin IC is equals to N2 by N1. हमने ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा है. तो साइन आर बाई सॉरी साइन आई बाई साइन आर को हमने आईसी कह दिया यहाँ पर, जस्ट फॉर डेफिनेशन ऑफ सी. तो दस इफ आई इज इक्वल टू आईसी देन साइन आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं. यहाँ पे आई ऑफ सी is equal to sin of IC is equal to sin of I upon sin of R. तो ये वाली लाइन में इफ I is equal to IC, तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है इसके इक्वल हो तो साइन आर की जो वैल्यू होगी 1 होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 तो होती है 90 डिग्री पे, तो आर ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा. ये रिलेशन है, जो आर है हो जाएगा वो 90 डिग्री का. तो यहाँ पे लिखा है, अब ये रीडिंग मारते हैं. ऑब्वियसली फॉर आई इज ग्रेटर देन आई सी देयर कैन बी नॉट बी एनी रिफ्लेक्टेड वेव. द एंगल ऑफ आई सी इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल. तो आई सी जो है जो अपना साइन आई बाई साइन आर था उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, अभी फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो कि लाइट रिफ्लेक्ट ही ना करे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्योंकि इस एंगल के बाद लाइट जो है हमारी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो ये डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन यहाँ से, द एंगल आईसी इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल एंड फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल विल नॉट हैव एनी रिफ्लेक्टेड वेव. जैसे कि मैंने अभी कहा, इसके बाद रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा एंड द वेव विल अंडरगो व्हाट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये कोई एंगल है आईसी, जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला आईसी के बराबर या आईसी से ज्यादा हो तो इसके बाद रिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं, मतलब लाइट ये मीडियम को पास ही नहीं कर पाएगी, लाइट सीधे सीधे यहाँ से रिफ्लेक्शन मार जाएगी. तो ये बन जाएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाएगा 0, मतलब रिफ्लेक्शन हो ही नहीं, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, इसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा. तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल. ये डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे. क्रिटिकल एंगल की द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन वाज डिस्कस्ड इन सेक्शन 9.4. तो ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जैसे ही मैंने बताया ये वो डायग्राम एक बार फिर से डायग्राम रिविजिट कर लेते हैं. ये मीडियम 1 जो कि डेंसर है, ये मीडियम 2 जो रेयर है, ये हमारा रिलेशन V2 इज ग्रेटर देन V1. ये एंगल आई पे आई लाइट, ये रही हमारी लाइट, ये फ्लैट हुई आर पे, तो क्लियरली आई इज ग्रेटर देन आर, जैसे गिवन है इसमें. अब अपना 10.3.3 स्टार्ट करते हैं. तो एक बार फिर से हम लोग सम कर लेते हैं. समरी लिखना जरूरी है बार बार ताकि चीजें ये एक मीडियम, दूसरा मीडियम, लाइट आई, ये रही नॉर्मल, इसमें भी लाइट आई, और ये रही हमारी नॉर्मल. तो ये है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये है, इस बार हम लोग ये देंगे रेयर, तो ये रहा डेंसर. तो इस केस में क्या हो रहा है, केस 1 ले देते हैं इसको नाम, तो ये रहा मतलब केस 2. तो केस 1 में लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है और केस 2 में लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है. इस केस में क्या होगा, जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये पहला पॉइंट हो गया. और इस केस में लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंड, मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ, ये आर, ये हो गया पहला पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन आर. इस केस में एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन आर. तो जैसे मैंने कहा रेयर से डेंसर, तो लाइट को इससे चलने में प्रॉब्लम होगी और रेयर में चलने में इजी होगा. तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट V1, इसमें V2. तो V1 इज ग्रेटर देन V2 और यहाँ पे आएगा V1 इज लेस देन V2. तो ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी है. तो आगे हम लोग चलते हैं 10.3.3 पे. रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस. इसको erase कर लेते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस. We now
We next consider a plane wave AB incident at an angle I on a reflecting surface. यहाँ पे ध्यान देना है। अभी जो क्या हो रहा था, हमारा मीडियम जो था, मतलब जो हमारा सरफेस था, उससे लाइट रिफ्रैक्ट कर पा रही थी। रिफ्रैक्ट इन द सेंस उसको लाइट जो थी पास कर पा रही थी। हाँ, जो लाइट तो थी हमारा सरफेस को पार कर पा रही थी। पर अभी क्या होगा, हमारा जो सरफेस होगा उसको लाइट पार ही नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब गिरा हमारा सरफेस, लाइट आएगी और लाइट जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन होएगा ही नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। तो आगे रीडिंग मारता है, इफ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम एंड इफ tau represent the time taken by the wavefront to advance from the point B to C, then the distance BC is equal to V tau। ये इस फिगर की बात कर रहा है, तो इस फिगर पे आ जाता है, रीड करें से समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा सरफेस है mn, जैसे कि वहां पे दिया हुआ है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन फेनोमेना नहीं होगा। वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस सारे मीडियम में जहाँ पे ये फेनोमेनन हो रहा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ जो लाइट है v है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज ही नहीं होगी, यहाँ पे एक ही मीडियम है, मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइट जो होगी एक ही रहेगी v। इफ टाउ रिप्रेजेंट टाउ टाइम टेकन बाय द वेवफ्रंट टू एडवांस फ्रॉम द पॉइंट बी, इस पॉइंट पे पॉइंट बी से सी पर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है टाउ। तो इसका अपने को डिस्टेंस निकालना है बीसी। बीसी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है v, डिस्टेंस कितना है बीसी, और टाइम अभी अभी हमने बताया कितना है टाउ। तो यहाँ से बीसी की वैल्यू आ जाएगी v मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो यही रिलेशन गिवन है यहाँ पे, बीसी इज इक्वल टू v इनटू टाउ। In order to construct the reflective wavefront, we draw a sphere of radius v tau। ये इसको हम लोग रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर 10.6। इस फिगर की बात कर रहा है। v tau की जो वैल्यू है उससे हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉन है। लेट्स सी रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी। ये जो आर्क है इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहां से, पॉइंट सी से। ये रही वो टेंजेंट सी जिसकी वो बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी टाउ। तो इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं ए, इस ट्राइंगल की बात करें ए ई इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि ये जो लॉ कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूव कर रहा है, दोनों में राइट एंगल है, दोनों की रेडियस उतनी है, मतलब ये वाली साइड। तो कहते हैं वो आरएचएस से, मतलब सॉरी दोनों एंगल सेम है और दोनों की एक साइड इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो ए ई इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इरेज कर देते हैं इसको। तो ये यहाँ पे प्रूफ किया गया है, ए इज इक्वल टू बी सी। ऊपर चलते हैं अभी, फिगर 10.6 मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव ए बी बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन। ये रहा सरफेस, उस पे लाइट आ रही है ए बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ए बी एंड सी, ये रहा ए बी और सी ई रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थोड़ा बोर करेगा, पर रीडिंग आनी जरूरी है। इफ वी नाउ कंसीडर द ट्रायंगल्स EAC एंड BAC, फिगर अपने को चाहिए रहेगा ट्रायंगल EAC, EA ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, एंड BAC मतलब BAC, ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। इनका बेस सेम है, दोनों 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली वाला इक्वल हो जाएगा। ये हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है। दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एंगल आई एंड आर वुड बी इक्वल। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कोई लाइट है आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या है, आई, ये रहा आई। और जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल ऑफ आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे प्रॉब्लम्स में भी यूज होगा। तो इसको याद रखना है कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करती है, जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो दोनों एंगल इक्वल ही रहता है। तो वंस वी हैव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, वो साइन आई और साइन आर वाला फॉर्मूला
जिसमें था N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, और ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. So first we have laws of reflection and reflection. The behavior of prisms, lenses and mirrors can be understood. This phenomenon were discussed in detail in chapter 9 on the basis of rectilinear propagation of light. ये सब बता रहे हैं हमने चैप्टर 9 में, ये सब टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. Here we just describe the behavior of wavefronts as they undergo reflection or refraction. तो हम लोग को इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये बताना ये पता करना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में होता क्या है. जो अपने को प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया और मिरर हो गया, ये हमने लास्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुका है. Here we just describe the behavior of wavefronts in figure 10.7. फिगर 10.7 ये फिगर 10.7 ये रहा. पहले वाले में प्रिज्म गिवन है, दूसरे इसमें लेंस गिवन है और तीसरे इसमें लेंस गिवन है, सॉरी तीसरे इसमें कॉनकेव मिरर गिवन. 10.7 we consider plane wave passing through the thin prism. ये देखिए इंसिडेंट प्लेन वेव है, ये इस प्रिज्म से पास करेगी और इसका जो एंगल है वो डेविएट कर रहा है. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुका था, तो यही बता रहा है कि इसका रीजन यही रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है. Clearly since the speed of light waves is length in glass, the lower portion of the incoming wave front which travels through the greatest thickness of glass will get delayed, resulting in a tilt in the emerging wavefront as shown in the figure 10.7b. तो ये बता रहा है कि ये अर्थ है, ये अपना लेंस है, तो अर्थ है इससे प्लेन वेव पास कर रही है. तो जब इससे पास करके होगा तो ये वाली जो लाइट है वो इस एंगल पे जाएगी और ये वाली जो लाइट है वो इस एंगल पे जाएगी. तो ये एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे. पहले हमने इसको थ्योरेटिकल पढ़ लिया था, अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं थ्रू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. तो क्लियरली सिंस द स्पीड ऑफ लाइट portion incoming wavefront will get delayed, resulting in a tilt in a emerging wavefront as shown in the figure. In figure 10.7b, we consider a plane wave incident on a thin convex lens. The central part of the incident plane wave traverses the thickest portion of the lens and is delayed the most. यहाँ पे लिखा है कि जो लाइट जितने ज्यादा ऊपर से जाएगी, मतलब इसकी थिकनेस जितनी कम होगी लेंस की, उतनी ज्यादा लाइट जो है वो टिल्ट करेगी. जैसे कि ये जो लाइट है मिडिल, मतलब जो प्लेन वेव में एक विंग मिलती है मिडिल वाली, तो ये थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है, तो ये डेविएट ही नहीं करेगी, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चल जाएगी. लेकिन जो सबसे ऊपर वाली जो लाइट है उसके लिए थिकनेस बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा टिल्ट कर जाएगी इस तरीके. तो यही करेगा और जिसकी ज्यादा कम थिकनेस होगी वो ज्यादा डेविएट करेगा, वाइस वर्सा. हाँ, तो इन फिगर 10.7c अभी इसकी बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की. द प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एंड ऑन रिफ्लेक्शन वी हैव स्फेरिकल वेव कन्वर्जिंग टू द फोकल पॉइंट f. जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट वेव ये रही अपनी एक वेव, ये दूसरी, तो ये ऐसे आई, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आई और फिर डेविएट कर गई. कहाँ पे? यर्ली वेव इधर और यर्ली वेव इधर. We can understand refraction and reflection by the concave lenses and convex mirrors. तो ये सब यही बता रहा है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होता है ये सब फेनोमेनन. From the above discussion, it follows that the total time taken from a point on the object to the corresponding point on the image is the same measured along any ray. For example, when a convex lens मतलब इसकी बात कर रहा है, focuses light to form a real image. Although the ray going through the center traverses a shorter path, but because of the slower speed in glass, the time taken is the same as the ray traveling near the edge of the lens. तो यहाँ पे ये बता रहा है टाइम टेकन इज द सेम. जो यहाँ की जो लाइट है ये जो इधर जा रही है और ये जो लाइट इधर जा रही है और जो लाइट सेंटर से जाके सेंटर में डेविएट कर जा रही है, तो इन सब का जो टाइम होगा वो इक्वल ही होगा. टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बस एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन उसमें चेंज आएगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, एग्जांपल पे एक बार नजर डालते हैं. व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. तो पेंट वाले ऑप्शन पे चलते हैं. ये कह रहा है कि कोई लाइट आ रही है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब सिंपली लाइट ही है इस एग्जांपल में, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. तो ये अपना कोई सरफेस है, ये कोई मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, सॉरी ये मीडियम 1 है
और ये मीडियम 2 है। तो यहाँ पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, सिंपली लाइट आ रही है। The reflected and reflected light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. तो ये कह रहा है कि एक लाइट रिफ्लेक्ट कर गई और ये नॉर्मल है अपना, इससे एक लाइन रिफ्लेक्ट कर गई। इसमें कुछ नहीं दिया है, मीडियम 1 जो है टेंसर है, रेयर है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। जिस यहाँ पे गिवन है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो लाइट आई और ये जो लाइट गई, तो इसकी ये तीनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा क्यों? तो सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अराइज थ्रू interaction of incident light with the atomic constituent of matter. Atoms may be viewed as oscillators which take up the frequency of the external agency light, causing forced oscillation. The frequency of light emitted by the charged oscillator equals its frequency of oscillation. Thus, the frequency of scattered light equals the frequency of incident light. यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। जो लाइट है वो आई और यहाँ पे जो उसका टकराव हुआ फ्रॉम विद द सरफेस, द एटम मे बी व्यूड एज ऑसिलेटर्स। ये कह रहा है कि उसके एटॉमिक जो है एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे कि हमने अभी वो पढ़ा था फॉर्मूला V2 by V1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी देखे, V2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 मल्टीप्लाई बाय एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, V1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। तो इस रिलेशन को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्लियरली हमको पता चलता है F1 इज इक्वल टू F2। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया तो समझ नहीं आएगा, तो हमको इन दो रिलेशन से पता करना है कि F1 और F2 इक्वल है। मतलब जो लाइट ऑफ इंसिडेंट है और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन तीनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम होगा। बी वाले पार्ट पे चलते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रियल टू डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे बात हो रही है लाइट जो है रेयर से रेयर मीडियम और यह डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। द स्पीड डिक्रीजेस, thus the reduction in speed implies a reduction in the energy carried by the light bulb। ये कह रहा है कि जब ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो इसकी स्पीड जो हो रही है वो कम हो रही है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इसका ये कहना है कि thus the reduction in the speed implies a reduction in the energy। जब इसकी स्पीड कम हो रही है तो क्या इसकी एनर्जी भी कम होगी? तो सॉल्यूशन में लिखा है नो, energy carried by the wave depends on the amplitude of the wave, not on the speed of wave of propagation। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि एनर्जी जो है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी स्पीड पर। एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन इट एम्पलीट्यूड, नॉट ऑन इट्स स्पीड। तो सी पर पहुंच जाता है। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave। What determines the intensity of the light in the photon picture of light? ये कह रहा है in the wave picture of light, मतलब ये जो लाइट आ रही है जा रही है सब, इसका कहने का मतलब ये है intensity of the light is determined by the square of amplitude of the wave। ये कह रहा है intensity is proportional to square of amplitude। What determines the intensity of a light in the photon picture of light? तो ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड के हिसाब से तो अपने पास रिलेशन है, तो अपने को इसका रिलेशन चाहिए फोटोन के टर्म में। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग एन यूनिट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड को रिप्लेस करना है अपने को फोटोन से। तो ये पूछ रहा है फोटोन के टर्म्स में रिलेशन क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये रहा इंटेंसिटी is proportional to determined by the number of protons crossing an unit area। number of photons crossing per unit area, मतलब unit area per unit time।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम। तो ये हमारा रिलेशन है किसके टर्म में, इंटेंसिटी टर्म में। इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जैसे एक रिलेशन है, इसको याद करना होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड के टर्म में अपने पास रिलेशन क्या था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंस और इस फोटोन के टर्म में होता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हम लोग अपने नए टॉपिक पर पहुंच गए, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो ये वाला टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। तो एक बार समरी कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो 10.3.2 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हमने देखा रिफ्लेक्शन एट अ रेयर मीडियम। तो हमने बताया कहते हैं ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अर्थ लाइट यहाँ पे जाती है तो एंगल ऑफ आर ज्यादा होता है और आई कम होता है आर से, और स्पीड जो है इंक्रीज करती है। और रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ना कि रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस। तो ये जो लाइट आती है सरफेस पे, ड्रॉ करते हैं इसको, लाइट आई रिफ्लेक्शन से और ये लाइट गई रिफ्लेक्शन से। तो इसका जो एंगल ऑफ आई होगा, ये वाला एंगल आई, तो ये वाला जो एंगल होगा आर, ये दोनों इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे नीचे थ्योरेटिकल बातें लिखती है, वो ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे इस फिगर 10.7 में हमको ये बताया कि ये जो बैंड कर रही है, यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रही है लाइट्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली लाइट्स कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से लाइट डाइवर्ज कर रही है। तो ये सब फेनोमेनन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। फिर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। एग्जांपल 10.1 कि लाइट अगर से रियर से डेंसर जा रही तो क्या उसकी एनर्जी कम होगी, तो नहीं, एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होगी। ये एक तीसरा क्वेश्चन था कि इंटेंसिटी को फोटोन के टर्म्स में लिखना है। तो ये हमने रिलेशन लाया, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू, बाय। चलिए नया टॉपिक चालू करते हैं 10.4। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन देखा, अभी हम लोग देखेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ रेज। ये टर्म थोड़े अभी नए हैं, तो आप लोग इससे अभी फेमिलियर नहीं होंगे। तो पहले थ्योरी खत्म करते हैं, फिर देखते हैं इसमें है क्या। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एक लाइट आ रही है एक लाइट जा रही है, या फिर वो लाइट रिफ्लेक्शन वेव मार रही थी। अभी हम लोग देखेंगे कि एक था जब दो वेव। तो फिर से हम लोग, जैसे हमने पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग पत्थर मार रहे थे एक पॉन्ड में, तो उससे वेव्स जनरेट हो रही थी। ये बीच में पत्थर मारा और ये वेव्स जनरेट हो रही थी। अब हमने क्या किया, उसी तालाब में हमने दो पत्थर मार दिए। ये एक पत्थर है और ये दूसरा पत्थर है, तो इससे भी वेव जनरेट होगी, ये भी वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। तो जब ये दोनों वेव टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा है द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब ये जब दो वेव्स मिलेंगी तो क्या होगा, तो जैसे ये देखो फिगर 10.8 के ए वाले पार्ट में, तो यहाँ पे है ना ये कि एक वेव, ये S1 है और S2 है, ये सोर्स 1 और सोर्स 2 है। तो जब इसमें इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, वेव्स के इंटरफेरेंस। तो आगे बढ़ता है। यू मे रिकॉल दैट वी हैड डिस्कस्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन द चैप्टर 14 ऑफ योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक। तो ये बता रहा है कि सुपरपोजिशन जो टर्म है आपने चैप्टर 14 में क्लास 11 में पढ़ा था। In it, the entire field of interference is based on superposition principle, according to which at a particular point in the medium, the resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of the displacement produced by each of the waves. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी है, थोड़ा इसको इजी भाषा में समझते हैं। The superposition principle according to which at a particular point in the medium, ये कोई पॉइंट है जहां पे वेव्स टकरा रही है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। The resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of displacement produced by each of the waves. मतलब इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इस वाली वेव जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है और जो इस वाली वेव से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ
वेक्टर सम मतलब इसका वेक्टर इधर साइड है डिस्प्लेसमेंट का, सेंटर से लेंगे, सॉरी इसको इरेज करना पड़ता। हाँ, इस वाले पॉइंट की बात करें, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर। तो ये जो कह रहा है कि वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच वेव्स, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ये होगा इसका रियल डिस्प्लेसमेंट। कुल मिला के दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अपने को रिजल्टेंट निकाला, और रिजल्टेंट निकाला हमने क्लास 11 में अच्छे से सीख लिया। तो कंसीडर टू लीडर्स S1 एंड S2, अब ये इस एग्जांपल पे बात कर रहा है जो हमने पहले डिस्कस कर चुका है। मूविंग पीरियोडिकली अप एंड डाउन इन एन आइडेंटिकल फैशन इन throw of water, they produce two water waves at a particular point. The phase difference between the displacements produced by each wave does not change with the time. When this happens, the two sources are said to be coherent. तो यहाँ पे कोहेरेंट की डेफिनेशन गिवन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। They produce two water waves at a particular point. The phase difference between the displacements produced by each of the waves does not change with time. मतलब जब फेज डिफरेंस जो है डिस्प्लेसमेंट का वो चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम, तो ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट। फिगर 10.8 बी shows the position of rest solid circles। यहाँ पे ये बी फिगर को देखने बोल रहा है, ये दोनों सोर्स है S1 और ये S2। ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी समझने की कोशिश करता है। द थ्रोस at a given instant of time consider point P for which S1P is equal to S2P। इससे P पॉइंट का है, तो ये इस की बात कर रहा है, सॉरी कंसिडर पॉइंट P। ये फिगर में हमको अभी P पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो इस लाइन को छोड़ते हैं, अगली लाइन पे चलते हैं। Since the distances S1P, फिगर में P पॉइंट गिवन ही नहीं है, ये ST समझा है। पढ़ते आगे। Since the distances S1P and S2P are equal, waves from S1 and S2 will take the time traveled to the point P, and the waves that emanate from S1 and S2 in phase will also arrive at the point P in phase. Thus, the displacement produced by source S1 at the point P is given by y1 cos omega t। तो इसी बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोई सोर्स है S1 और ये कोई सोर्स है S2 और ये किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में पता नहीं डायग्राम कहाँ गिवन है, तो हम लोग उससे कंसीडर करते हैं। यहाँ से एक वेव चल रही है, ये पॉइंट P पर जाके P पॉइंट से पास करी, S2 कोई सोर्स है, उससे एक वेव जा रही है, वो पॉइंट P से पास कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, S1P और S2P का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसे ये माना हुआ है। S1P is equal to S2P are equal. Waves from S1 and S2 will take the same time to travel to the point P. Waves that emanate from the S1 and S2 in phase will also arrive at the point P in phase. Thus, the displacement produced by the source S1 at the point P is y1 cos omega t. तो ये कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों को टाइम भी पहुंचने में उतना ही लगा, क्योंकि मीडियम सेम है, तो स्पीड ऑफ वेव भी इक्वल होगी और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो टाइम दोनों को पहुंचने में उतना ही लगेगा। तो ये कह रहा है कि y1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ S1 फ्रॉम पॉइंट P, तो इसके बीच की दूरी का इसने रिलेशन गिवन किया है, y1 is equal to a cos omega t। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स S2, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही है, तो उसका डिस्टेंस भी यही होगा, y2 is equal to a cos omega t। डिस्टेंस इक्वल है दोनों का, तो वो भी इक्वल होगा रिलेशन। Thus the resultant of displacement at P would be given by, तो जैसे हमने कहा था अभी दोनों का वेक्टर सम करेंगे तब जाके अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, दोनों का नेट क्या होगा, y is equal to y1 प्लस y2, और y1 क्या है, a cos omega t, और y2 क्या है, a cos omega t। दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a cos omega t। तो since the intensity is proportional to the square of amplitude, थोड़ी देर पहले हमने इस लाइन पे बात की थी, the resultant intensity will be given by I is equal to 4I0। तो इंटेंसिटी क्या होती है,
स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो सीधे सीधे डबल हो रहा है, ये जो टर्म है ये एक ही जगह टू है, मतलब एम्पलीट्यूड टू टाइम्स हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है आई, तो आई क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो अपने पास जो आई आ जाएगा वो हो जाएगा फोर ऑफ आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे टू टाइम्स हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो टू का स्क्वायर फोर। तो अपनी जो इंटेंसिटी हो रही है फोर टाइम्स ऑफ आई नॉट हो रही है। आई क्या है, अपनी जो रिजल्टेंट है वेक्टर दोनों वेव्स का, वो उसकी इंटेंसिटी आई है, और आई नॉट क्या है, अपने इनिशियल वाले जो सोर्स है उनकी इंटेंसिटी, मतलब ये जो सोर्स एस वन और एस टू है इनकी इंटेंसिटी। तो अपनी इंटेंसिटी जो है फोर टाइम्स हो रही है आफ्टर रिजल्टेंट। तो आगे पढ़ता है। सो हाँ, तो हमने अभी अभी देखा जो दो वेव्स थी सोर्स एस वन और एस टू से जो आ रही थी वो एक पॉइंट पी पे मिल रही थी, तो उसका जो इंटेंसिटी हो गया फोर टाइम्स हो गया आई से, उनके रिजल्टेंट से। तो अपने जब एम्पलीट्यूड टू टाइम्स हो जाता है तो इंटेंसिटी अपने आप फोर टाइम्स हो जाती है। वेयर आई नॉट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स, ये अभी अभी मैंने बताया आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इनफैक्ट। तो यहाँ पे ये सब गिवन है कि कैसे कैसे वो फोर आई नॉट हुआ, जो वाले डेफिनेशन पे ध्यान देना। द टू सोर्स आर सेड टू बी इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एंड वी हैव व्हाट इज रिफर्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वी नेक्स्ट कंसीडर पॉइंट क्यू। तो अभी क्यू पॉइंट कंसीडर कर रहा है, तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। द टू सोर्स आर सेड टू बी इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड वी हैव व्हाट इज रिफर्ड टू एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव टकराती है, जैसे एस वन से एक वेव गई थी और एस टू से जो वेव गई थी टकराई थी पी पॉइंट पे, और जब इनका रिजल्टेंट ऐड हुआ तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अपन ने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया जहाँ पे सोर्स एस वन है एस टू है, यहाँ पे इसका फिगर गिवन है, फिगर ए, क्यू पॉइंट गिवन है, कोई क्यू पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से एक लाइट गई, वेव ऑफ लाइट, यहाँ से एक लाइट गई, वेव ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एस टू क्यू माइनस एस वन क्यू, एस टू क्यू माइनस एस वन क्यू, तो इसका लेमडा अपने को 9 लेमडा गिवन है, इसका लेमडा गिवन है 7 लेमडा। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एस टू क्यू माइनस एस वन क्यू इज इक्वल टू 2 लेमडा। The wave emanating from S1 will arrive exactly 2 cycles earlier than the waves from S2 and will again be in phase. Thus, if displacement produced by S1 is given by this, तो अपन ने मान लिया कि जो S1 है वो पहले पहुंचेगी क्योंकि इसका लैम्डा कम है, तो इसको इसकी जो ट्रेवल करने की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, तो इससे 2 साइकिल पहले पहुंचेगी। ये 2 लैम्डा वही बताता है कि जो टाइम जो S1 को लगेगा वो 2 लैम्डा कम लगेगा किससे, S1 से। तो अपना S1 का अपन ले लेते हैं डिस्टेंस a cos ओमेगा टी, जैसे हमने पिछली बार लिया था। और y2 क्या हो जाएगा, जब अपन ने ये ले लिया तो जब a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई, ये हमारे पास 4 पाई कहां से आया, 4 पाई आया 2 लैम्डा से। 2 लैम्डा बोले तो अपना ये जो लैम्डा है 2 पाई हो गया, तो ओमेगा जो आएगा 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आ जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई अपने 2 लैम्डा से आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो y2 का अपने रिलेशन क्या आया, y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि 4 पाई से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो फेस होएगा वो सेम ही होएगा, टाइम डिफरेंस आएगा पर जो फेस होएगा वो सेम ही होगा, correspond to the phase difference of 4 pi, जैसे कि मैंने अभी बताया 2 lambda correspond to the phase difference of 4 pi। तो वी नाउ यहाँ पे वही सब जो है ना जो हमने अभी रिलेशन डिराइव किया, तो रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट आर। तो हम लोग इसके लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नया पॉइंट आर, ये हो गया फिर से सोर्स S1 जैसे पिछले बार था, ये सोर्स S2, यहाँ से एक वेव निकली, ये पॉइंट आर पे जाएगी, यहाँ से एक वेव निकली, ये पॉइंट आर पे जाएगी। यहाँ पर इसका है 9.75 लैम्डा, इसका लैम्डा है 7.25।
लैम्डा। तो दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो आएगा 2.5 लैम्डा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा, ये रहा। The waves emanating from S1 will arrive exactly 2.5 cycles later than S2। सॉरी, मैंने कुछ गलती की। नहीं, इट इज सर। हाँ, तो ये कह रहा है कि 2.5 लेमडा लेट जाएगी, सॉरी मतलब 2.5 जो सर्कल साइकिल्स है लेट जाएगी कौन सी, S1, क्योंकि उसका लेमडा जो है ज्यादा है। Thus the displacement produced by the S1 is given by, फिर से हम लोग वही रिलेशन ले रहे हैं, y1 is equal to a cos ओमेगा टी, y2 हो जाएगा a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव पाई कैसे आया, जैसे लास्ट टाइम हमारा टू लैम्डा का फोर पाई हो गया था, वैसे यहाँ पर अभी 2.5 लैम्डा का 5 पाई हो गया। तो 5 पाई जो हो जाएगा कॉस को नेगेट कर देगा, तो ये अपना y2 का वैल्यू आ जाएगा, y2 का वैल्यू आ जाएगा नेगेशन ऑफ ए कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग फिर से अपने रिलेशंस पे जाएंगे। यहाँ पर जो है y2 है माइनस ए कॉस ओमेगा टी और y1 है ए कॉस ओमेगा टी। इससे पहले क्या हुआ था, जो अपना y1 था वो था ए कॉस ओमेगा टी और y2 भी था ए कॉस ओमेगा टी। टाइम डिफरेंस था दोनों में, पर दोनों का इस केस में दोनों का फेज सेम है, और इस केस में दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेट कर गया, मतलब फेज डिफरेंस आ गया। मतलब इसको अर्थ हम लोग एक बार प्लॉट करके देखते हैं। जैसे भी हमारी वेव चल रही है, जहां पे इसका एम्पलीट्यूड ए है तो वहीं पे इस वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। दोनों का हर चीज सेम होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड सेम होगा, बस जो प्लस में जाएगी उस टाइम पे ये जो वेव है ये नेगेशन में जाएगी। ये है इसका कहना। ओके, तो आगे पढ़ता है। Two displacements are now out of phase and the two displacement will cancel out to give zero intensity. This is referred to as destructive interference। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये अपना y1 का रिलेशन हो गया था a cos ओमेगा टी, और y2 का रिलेशन था माइनस ऑफ a cos ओमेगा टी। अच्छा, हम इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि मैंने शुरुआत में समझाया था दोनों का रिजल्टेंट होता है वही जो होता है, दोनों वेव का जब इंटरफेरेंस होता है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए। तो जब दोनों का सम करेंगे प्लस ए माइनस ए, तो ये जो वेव आ जाएगी हमारी सीधी वेव आ जाएगी, मतलब ये इसी जीरो एम्पलीट्यूड पे चलती जाएगी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों वेव्स ऐड करके उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। जैसे ये है एक वेव और एक वेव ये है, मतलब वो सेम फेस में हो, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऐसे चलेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जीरो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी उसकी जो ए है बोले तो एम्पलीट्यूड। टू समराइज, इफ यू हैव टू कोहेरेंट सोर्सेस, अब यहाँ पे ये समराइज कर रहा है S1 and S2 वाइब्रेटिंग इन फेज, then for an arbitrary point P whenever the path difference S1P minus S2P is n lambda। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, ये लोग आप लोग ये रिजल्ट आप लोग को नोट करना है। एक सोर्स है और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये दूसरा सोर्स है, और पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का जो डिफरेंस आना चाहिए वो एन लैम्डा आना चाहिए। वेयर एन क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब वो होल नंबर। इसके एन की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, ऐसे चल सकता है। तो ये होता है ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0। द साइन बिटवीन S1P and S2P रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन S1P and S2। तो ये बता रहा है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 4I0 हो जाएगी इंटेंसिटी आई, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 4I0 हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब यहाँ पे दूसरा केस, ऑन द अदर हैंड इफ पॉइंट P इज सच दैट द पाथ डिफरेंस, अभी S1P minus S2P is
n प्लस 1/2 लैम्डा, मतलब जैसे हमारे तीसरे केस में आया था 0.5 वाला, जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 1.5, 0.5, 2.5, 3.5। ऐसे में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वील हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि दोनों सेपरेट मार रहे हैं, जैसे कि हमने देखा रिजल्टेंट अभी अभी। नाउ फॉर एनी आर्बिटरी पॉइंट जी, लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट बी 5। अभी ये कह रहा है हमारे पास, हम लोगों ने दो आइडियल केस लिए थे अभी तक। वो आइडियल केस क्या थे? या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ऐड ही हो जा रहे थे, ये दोनों का फेज बिल्कुल सेम था, या तो दोनों पूरे सब्ट्रैक्टिव हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों का फेज बिल्कुल अलग था। ये हमारे दो केस थे। अभी हमारे पास एक तीसरा केस लेते हैं, मिडिल वैन। मिडिल वैन जिसको बोलता है कि अब दोनों के बीच का फेज कुछ अलग ही है, वह 5 कंसिडर कर रहा है। ये हो गई पहली वेव, ये हो गई दूसरी वेव, थोड़ा पीछे से चालू होगी। तो इसके बीच का फेज अभी 90 भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, मतलब कुछ एंगल है इनके बीच में जिसको अपन ने 5 कंसिडर किया। दिस इज 5 their phase difference. Thus the displacement produced by S1 is given by, फिर से हम लोग S1 कंसीडर करेंगे। S1 हमने इस बार कंसीडर किया, सॉरी Y1 कंसीडर किया, S1 P के बीच का ये Y a cos ओमेगा टी। तो अपना Y2 क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा टी प्लस 5। ये हम लोग हर बार कर रहे थे, पर इस बार हमको 5 की वैल्यू नहीं पता। उस बार हमको पता होती थी या तो वो 2 लैम्डा है या तो 2.5 लैम्डा। इस बार हमको 5 की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम लोग इसका रिजल्ट है निकालेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा प्लस, सॉरी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस, सॉरी, cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ये वाला cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला आ रहा है। इस फॉर्मूला का यूज करके ये वाला रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि अपने को 5 की वैल्यू नहीं पता। अब ये सीधे सीधे 5 पर डिपेंड करेगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 2a cos 5/2। तो एक बार इरेज करते हैं हम लोग। तो इस रिलेशन से हमको ये पता चल रहा है, ये वाले पे ध्यान देना। जो अपना एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया? 2a cos 5/2, ये है अपना एम्पलीट्यूड और ये अपना कॉस वाला टर्म। तो ये सीधे से बोला ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या होगी फिर? इंटेंसिटी क्या होती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अपना ये है, तो इसको स्क्वायर मारेंगे तो ये अपनी इंटेंसिटी आ गई 4i² cos स्क्वायर 5/2। तो ये जो दो रिलेशन अपने को पूरी तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब इनका यूज आएगा। ये हो गया एम्पलीट्यूड, अर्थ है दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 5 है। और ये हो गया इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, अगर फिर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 5 है तो चलते आगे एरेस करता। ओके, तो 5 अर्थ है 0 है, प्लस माइनस 2 पाई है, 4 पाई है, तो कंडीशन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बता रहा है कि 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अभी हमने 2 पाई 4 पाई लिया, तो ये अपना पहला वाला केस हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अर्थ उसकी वैल्यू प्लस माइनस पाई हुई या फिर 3 पाई हुई या फिर 5 पाई हुई, तो ये वाला केस आ जाएगा। ये वाले केस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहा यहाँ पे ये रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो अपनी इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। ये हमारे केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला एक काम कीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ये नाउ इफ द टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, that is if two needles are going up and down regularly, then the phase difference phi at any point will not change with time and will have stable interference pattern, that is position of maximum minima will not change with time। तो जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी हमने कोहेरेंस की डिफरेंस, सॉरी, कोहेरेंस की डेफिनेशन बोली थी। हाँ। तो कोहेरेंट की डेफिनेशन ये थी कि टाइम के साथ जो था उसका फेज चेंज नहीं हो रहा था। सिंपली ये है कोहेरेंट का मीनिंग। टाइम के साथ फेज चेंज नहीं हो रहा था, मतलब ये है कोहेरेंट वेव।
जो जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी फ्यूचर में, चेंज नहीं होगा उसका फेस। जैसे साइन वेव होगी, कॉस वेव हमेशा सेम ही रहती है, चेंज नहीं होगी। और जो फेस चेंज करेगी मतलब पहले उसका लूप इतना बड़ा रहेगा, फिर छोटा सा लूप रहेगा, फिर बहुत बड़ा लूप बन जाएगा, फिर ऐसे मतलब वो टाइम के साथ चेंज होती है, तो वो होती है इनकोहेरेंट। तो उसके बारे में बात में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करें कोहेरेंट वेव्स की। तो यही बता रहे थे, पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा विल ऑल्सो वेरी रैपिडली विद टाइम एंड वी विल सी टाइम एवरेज। कब ये टाइम एवरेज कब होएगा? जब अपना जो रहेगा वो इनकोहेरेंट रहेगा। सॉरी, कहाँ गया हम लोग, कहाँ पर थे? हाँ, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम विल नॉट चेंज विद टाइम। तो ये हमारा कोहेरेंट, ये वाला होगा कोहेरेंट, यहाँ पे लिख देते हैं कोहेरेंट। However, if the two needles do not maintain the constant pace, इस फेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा incoherent, will also vary rapidly with time and will see a time average। मतलब इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इस केस की कम ही बात करते हैं। इस केस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाती है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन दिस हैपेंस विल ऑब्जर्व एन एवरेज इंटेंसिटी ऑफ आई वर्सेस टू आई नॉट। जैसे कि इस फेस में क्या होता है, हम लोग पता कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इस फेस में आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, इस केस में हमको पता ही नहीं चल जाएगा, तो हम लोग एवरेज इंटेंसिटी मान लेते हैं आई इज इक्वल टू टू आई नॉट। क्योंकि इस केस में क्या था, कंस्ट्रक्टिव में फोर आई नॉट हो रही थी और जीरो आई नॉट का हो रही थी डिस्ट्रक्टिव। तो इस केस में हम लोग एवरेज ले लेते हैं क्योंकि इस केस में पता करना बहुत मुश्किल है थेरेटिकल। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि टू आई नॉट होती है उसकी इंटेंसिटी। When the phase difference between the two vibrating source changes rapidly with time, we said that two sources are incoherent. ये मैंने अभी भी बताया. And when this happens, the intensity just add up. This is indeed what happens when two separate light sources illuminate a wall. तो ये बता रहा है इनकोहेरेंट वेव्स कहाँ पे देखने को मिलती है, जब एक दीवार है उस पे एक सोर्स है, ये मतलब एक बल्ब है, ये बल्ब बनाएंगे अच्छा वाला, ये जल रहा है, सॉरी ये दूसरा बल्ब है, ये जल रहा है। इसकी लाइट इस दीवार पे आएगी, इसकी लाइट इस दीवार। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस होएगा, इसकी बात कर रहा है, ये इनकोहेरेंट के केस में आता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर अभी खत्म करने का टाइम हो गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हमने 10.4 स्टार्ट किया था कोहेरेंट इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट क्या है? जिसका फेस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है वो होता है कोहेरेंट। इनकोहेरेंट होता है जिसका फेस टाइम के साथ चेंज होता है वो होता है इनकोहेरेंट। तो हमने आगे बढ़ा, फिर हमने यहाँ पे देखा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसका आई हो जाता है फाइव फोर आई नॉट, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो उसका आई हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि इस केस में एम्पलीट्यूड टू ए हो जाता है और इसमें एम्पलीट्यूड हो जाता है जीरो, मतलब इसका रिलेशन ही जीरो आ जाता है, दोनों वेव माइनस हो जाती है। फिर अपने पास एक तीसरा केस था बीच वाला, कि उसमें आता है फाइव गिवन है, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस फाइव है। उस केस में क्या होगा, अपना जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, नया वाला एम्पलीट्यूड, वो हो जाएगा ये ए ऑफ सॉरी टू ए ऑफ कॉस फाइव बाई टू। ये हो जाएगा अपना एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी हो गई इसका स्क्वायर, मतलब ये फोर आई नॉट कॉस ऑफ स्क्वायर फाइव बाय टू। ये हो जाएगा जब अपने को फेज डिफरेंस पता नहीं होगा। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम लोग थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात किया। फिर अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। ये इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि यंग्स एक्सपेरिमेंट से पक्का क्वेश्चन आते हैं, हर ही बार आते हैं। और इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी गिवन है। तो यहीं पे हम लोग अपना आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने 10.4 फिनिश कर दिया। अब बेरली हमारा शायद अगले लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और शायद हम लोग एग्जाम्पल्स भी एक्सरसाइज जो है करना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू, आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। एवरीवन बाय, गुड डे।